बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 9 में, ठीक है। और चैप्टर 14 के दो कंटेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर, और दूसरा टॉपिक है फोर्स एंड करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये दो टॉपिक आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 9 में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म किसे कहते हैं। The phenomena of interacting of electric current or field and magnetic fields, ठीक है। कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम सिर्फ इतना आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं, याद रख सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों का एक बहुत कम्प्लेक्स रिलेशन है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का, ठीक है। तो ये एक फिजिक्स की पूरी ब्रांच है जिसके अंदर हम सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, और इस फिजिक्स की ब्रांच को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब मैट्रिक के अंदर आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, कुछ चीज़ें डिस्कस की होंगी, उनकी डेफिनेशंस तो ऑलमोस्ट सभी ने पढ़ी होगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अगर हम एग्जांपल कंसीडर करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर भी दो किस्म के फील्ड्स होते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर, और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। ये दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो बाउंड होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म इन दोनों को कंबाइन करके जो नई फिजिक्स की एक ब्रांच डेवलप करते हैं उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसके अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी से हम मैग्नेट्स किस तरह बना सकते हैं या मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी किस तरह बनाई जा सकती है। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो इसी ब्रांच के अंदर हम डिस्कस करेंगे। 14.1 टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर, जिसमें हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है कि अगर हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है और उस स्ट्रेट वायर से हमने इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाना है, तो इलेक्ट्रिसिटी को हम पास जब करवाते हैं तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। उस मैग्नेटिक फील्ड को हमने देखना है कि वो मैग्नेटिक फील्ड क्यों प्रोड्यूस होता है और किस तरह प्रोड्यूस होता है। ये इस जो पहला टॉपिक है इसके अंदर सिर्फ ये डेफिनेशन है, ये दो पॉइंट्स जो है वो मेन हाईलाइट किए गए हैं टॉपिक के अंदर, कि अगर आपके पास ये एक इलेक्ट्रिक वायर है जो बिल्कुल स्ट्रेट है और इस वायर में से आप करंट गुजार रहे हैं, जो रेड एरो ये करंट को इंडिकेट कर रहा है, और अगर करंट इस वायर में से फ्लो करेगा तो आपके पास वायर के अराउंड इस तरह से ये जो ब्लू कलर में सर्कुलर लाइंस हैं, इन लाइंस की फॉर्म में आपके पास एक रेडियल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। रेडियल डायरेक्शन का मतलब है कि इस वायर के अराउंड इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो ये सबसे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है और एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि वायर के अंदर जब भी आप इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाएंगे तो आपके पास जो है वो उस वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे ये अराइज होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस वायर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि आप अगर एक कंपास को लेके यहाँ पे रख दें तो कंपास की जो नीडल है उसकी डिफ्लेक्शन आपको बताएगी कि इस एरिया के अंदर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, ठीक है। जिस तरह कंपास है वो इसीलिए बनाई जाती है, वो कंपास एक ऐसी डिवाइस होती है जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो इस रीजन के अंदर कहीं पर भी आप कंपास को रखेंगे तो उसकी नीडल डिफ्लेक्शन शो करेगी, और उस नीडल की डिफ्लेक्शन हमें बताएगी कि इस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। और आप उस कंपास की मदद से ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बना भी सकते हैं, खुद ड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है। आप देख तो नहीं सकेंगे लेकिन आप पेज के ऊपर इनको ड्रॉ जरूर कर सकेंगे रेडियल डायरेक्शन में। तो अब हम इनकी डायरेक्शन की बात करते हैं कि इसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी। ये पिक्चर में तो साफ बना हुआ है कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो इसके लिए हम एक रूल को स्टडी करते हैं जिसको हम राइट हैंड रूल कहते हैं। इस राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में अगर आप अपने थंब को रखें तो जो कर्लिंग फिंगर्स हैं वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएंगे, ठीक है। जिस तरह ये आपके डायग्राम में देख सकते हैं कि जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में अलाइंड है और जो कर्लिंग फिंगर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रही हैं। ये कर्लिंग फिंगर्स भी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से कर्ल कर रही हैं।
और यही कर्लिंग फिंगर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। इसके बाद सेकंड टॉपिक है फोर्स ऑन ए करंट कैरी कंडक्टर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर आपके पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और उसके अंदर आपने एक कंडक्टर को रखा हुआ है, उस कंडक्टर में से आप करंट को पास करवाते हैं तो फिर क्या होगा। जिस तरह ये तो सिंपल हमने चीज देखी थी पिछली स्लाइड के अंदर कि अगर आप यहाँ से एक वायर के अंदर से करंट पास करवाते हैं तो इसके अराउंड इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब इसी मैग्नेटिक फील्ड की मदद से हम यहाँ पे एक फोर्स इस कंडक्टर के ऊपर लगेगी, उस फोर्स को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस टॉपिक को अगर आप गौर से स्टडी करें, इस टॉपिक का सिर्फ जो मेन इसका थीम है वो ये है कि अगर आपके पास एक कंडक्टर है जिसमें से करंट गुजर रही है और उस कंडक्टर को जिसमें से करंट गुजर रही है आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उस कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट होगी, एक फोर्स लगेगी। उस फोर्स को हमने स्टडी करना है। तो सेटअप कुछ इस तरह का है कि ये आपके पास लेट्स सपोज दो कंडक्टिंग रॉड है, एक ये रॉड है एक ये रॉड है। आप एल्यूमिनियम को कंसीडर कर लें, आयरन का कर लें, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि कंडक्टिंग रॉड इनमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है। तो इस रॉड को आपने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है और इस रॉड को आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है। अब जो कन्वेंशनल करंट है अगर हम उसकी डायरेक्शन बनाएं तो कन्वेंशनल करंट इस तरह से फ्लो करेगी, ये ब्लैक एरो में, ठीक है, इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लूप के अंदर फ्लो करेगी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो करंट पहले इस रॉड में इस डायरेक्शन में जाएगा, फिर ऊपर डायरेक्शन में जाएगा, फिर राइट साइड पे आएगा और फिर नीचे इस तरह से आएगा। ठीक है, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी। अब इस कंडक्टर में से जो ये वाले जो दो कंडक्टर हैं जो बैटरी से कनेक्टेड हैं, ठीक है, जो ये कंडक्टर है जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है और जो नीचे वाला कंडक्टर है कंडक्टिंग रॉड ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। अब जो ऊपर वाला जो रॉड है जो इसके इन दो कंडक्टर्स के ऊपर पड़ा हुआ है, ये वाला रॉड ये स्लाइड कर सकता है। ठीक है, ये फिक्स नहीं है, ये लेफ्ट और राइट साइड पे अपनी मर्जी से हम इसको स्लाइड करवा सकते हैं। तो अगर हमने इस कंडक्टर को यहाँ पे इस तरह से रखा हुआ है, अब आप इसको बैटरी से जैसे कनेक्ट करके स्विच ऑन करते हैं तो इस कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लगेगी राइट डायरेक्शन में। ठीक है, इस कंडक्टर के ऊपर एक राइट साइड पे फोर्स लगेगी। उस फोर्स को हम इस टॉपिक के अंदर मैथमेटिकली एक्सप्लेन करेंगे कि उसका मैथमेटिक्स क्या है, फॉर्मूला क्या है और वो फोर्स क्यों प्रोड्यूस होती है। तो उस फोर्स की डायरेक्शन की पहले हम बात करते हैं। डायरेक्शन इसकी राइट हैंड रूल से ही हम कैलकुलेट करेंगे। इस रूल के अकॉर्डिंग, अगर ये रूल आपने बड़े ध्यान से समझना है, राइट हैंड रूल, इस रूल के अकॉर्डिंग अगर आप थंब को करंट की डायरेक्शन में अलाइन करते हैं और फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करते हैं तो जो पाम की डायरेक्शन होगी, जो हथेली की डायरेक्शन होगी बिल्कुल परपेंडिकुलर, वो आपको फोर्स बताएगी कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी। अब अगर आप इस सारे सेटअप के अंदर इस राइट हैंड रूल को एडजस्ट करें या राइट हैंड रूल की मदद से फोर्स को कैलकुलेट करें तो आपको पता चलेगा कि इस कंडक्टर के ऊपर राइट हैंड साइड के ऊपर फोर्स लगेगी। ठीक है, अगर आप इसी बैटरी की डायरेक्शन को इन्वर्स कर दें, यहाँ पे पॉजिटिव कर दें, यहाँ पे नेगेटिव कर दें, तो इस कंडक्टर के ऊपर लेफ्ट साइड पे फोर्स लगेगी। तो जैसे ही आप स्विच को ऑन करेंगे, इस बैटरी के स्विच को, तो क्या होगा, ये वाला कंडक्टर स्लाइड करता हुआ थोड़ा सा आगे हो जाएगा फोर्स की वजह से। ठीक है, ये फोर्स इस कंडक्टर को थोड़ा सा आगे पुश कर देगी। तो इस फोर्स को हमने आज स्टडी करना है। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं। द फोर्स ऑन द रॉड डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। ये 3 से 4 इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिन पे फोर्स डिपेंड करती है। सबसे पहला जो पॉइंट है, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा, वेयर अल्फा इज द एंगल बिटवीन कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स एंगल अल्फा पे डिपेंड कर रही है। अब एंगल अल्फा हम किस तरह से कंसिडर करेंगे? अच्छा, यहाँ से आप देखिएगा, जो एंगल अल्फा है इसका मतलब ये है कि जो कंडक्टर की लेंथ है और मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों के दरमियान जो भी एंगल बनेगा उसको हम एंगल अल्फा कहेंगे। अब यहाँ पे फिर एक सवाल, एक क्वेश्चन अराइज होता है। वो क्वेश्चन ये है कि आप अगर कंडक्टर को किस डायरेक्शन में अलाइन करेंगे तो एंगल अल्फा प्रोड्यूस होगा। मतलब हम इसको वर्टिकली इस डायरेक्शन में भी रोटेट करवा सकते हैं, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको इस साइड को थोड़ा सा नीचे कर दें, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें, तो ठीक है जी, इस तरह ये स्लाइड में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि इसकी जो लेंथ है वो तो हॉरिजॉन्टली रहेगी ना, ये हॉरिजॉन्टल, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर रहेगी, दोनों के दरमियान एंगल 90 ही बनेगा।
अब हमने इस कंडक्टर को रोटेट इस तरह से करवाना है कि आप देखिएगा कि जो रॉड है उसको हमने वर्टिकली रोटेट करवाना है, ठीक है। इस रॉड को थोड़ा सा ऊपर उठा दें और इसको थोड़ा सा नीचे बेंड कर दें, तो फिर एंगल चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ आपने ये मेमोराइज करना है कि एंगल अल्फा जो है वो लेंथ के दरमियान और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान बन रहा है, ठीक है। अगर लेंथ जो है वो ये वाली जो यहाँ पे कंडक्टर की लेंथ है ये वाली, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है और दोनों के दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री बनेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको कहा हुआ कि जो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा। सेकंड फैक्टर है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, कि जितनी ज्यादा इस कंडक्टर की लेंथ होगी, जो ये कंडक्टर है इसकी जितनी ज्यादा लेंथ होगी फोर्स उतनी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, उस कंडक्टर के ऊपर उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी। थर्ड पॉइंट है द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, ठीक है, कि अब इस कंडक्टर में से जो ऊपर कंडक्टर पड़ा हुआ है स्लाइडिंग रॉड्स के ऊपर, उस कंडक्टर में से जितनी ज्यादा करंट पास होगी उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सॉरी यहाँ पे आई की जगह पे बी होना चाहिए था, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे ये ठीक है, ये आपने ये देख लेना, आई तो हमने पीछे लिख लिया ये वाला, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो यहाँ पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, यहाँ पे मिसप्रिंट है, आई की जगह पे बी होना चाहिए था, कि जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आपका स्ट्रांग होगा उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड आपने सेटअप किया, अगर आप डायग्राम को दोबारा से रिकॉल करें, पीछे जाके देखें वीडियो में, तो जो ब्लैक कलर की जो लाइंस हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट कर रही हैं, और मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज्यादा पावरफुल और स्ट्रांग होगी उतनी ज्यादा फोर्स जो है वो ज्यादा उस कंडक्टर के ऊपर लगेगी। अगर हम सारे फैक्टर्स को कंबाइन करें, कंबाइनिंग ऑल द फैक्टर्स, तो हमारे पास एफ जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये हमारे पास 3-4 फैक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। पहला फैक्टर साइन अल्फा, दूसरा फैक्टर करंट, तीसरा फैक्टर लेंथ और चौथा फैक्टर है मैग्नेटिक फील्ड। तो F इज इक्वल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा आई एल बी। अगर हम इसको यहाँ पे कांस्टेंट से रिप्लेस कर दें प्रोपोर्शनैलिटी को, तो ये हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाता है, और इस कांस्टेंट को हम इस तरह से फिर एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे लिखिए, देखिएगा, इफ आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर, अगर आई जो ये है, ये जो इक्वेशन ऊपर बनी हुई है हमारे पास, अगर आई यहाँ पे 1 एम्पियर है, लेंथ इसकी 1 मीटर है, जो कंडक्टर आपने रखा है उसकी लेंथ 1 मीटर है, और उनके दरमियान एंगल अल्फा बन रहा है, तो जो फोर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल होगी, एफ इज इक्वल टू बी, ठीक है, एफ इज इक्वल टू बी के इक्वल हो जाएगी। और दस बी इज डिफाइंड एज, अब हम मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करते हैं, बी इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन 1 मीटर लेंथ ऑफ कंडक्टर when placed at a right angle to the magnetic field when 1 ampere current is passing through it। अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, अगर हमारे पास जो कंडक्टिंग रॉड है जो स्लाइड कर रहा है फोर्स की वजह से, उसकी लेंथ होनी चाहिए 1 मीटर, और उस लेंथ में से करंट जो फ्लो कर रहा है अगर वो 1 एम्पेयर है, ठीक है। और तीसरी चीज क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के दरमियान एंगल जो है वो 90 बन रहा है, तो फिर हम कहेंगे कि उस फोर्स जो है उसकी अमाउंट उसकी जो अमाउंट होगी वो बी के बराबर होगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होगी, ठीक है। उस फोर्स की अमाउंट बी के इक्वल होगी, एफ इज इक्वल टू बी, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एफ इज इक्वल टू बी। तो वो हम बी को डिफाइन कर रहे हैं बेसिकली। दोबारा से स्टेटमेंट को देखते हैं, बी इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन 1 मीटर लेंथ ऑफ ए कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन 1 एम्पीयर करंट इज पासिंग थ्रू इट, ठीक है। अब बी को सिर्फ हम इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं कि उसकी अमाउंट कितनी होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की। अब ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहे हैं, इसकी अमाउंट 3 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। सबसे पहली चीज कंडक्टर की लेंथ, उस कंडक्टर की लेंथ अगर 1 मीटर है, दूसरी चीज उस राइट एंगल, मतलब कि इसका ये है कि वो जो कंडक्टर है उसके दरमियान और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल 90 बन रहा है। जो तीसरी चीज है वो ये है कि उस कंडक्टर में करंट 1 एम्पियर फ्लो करना चाहिए, तो फिर आपके पास उस मैग्नेटिक फील्ड की जो अमाउंट होगी वो इसके बराबर होगी बी के, ठीक है। बी का मतलब कोई फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं है, ये इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 100 टेस्ला हो सकती है, 200 टेस्ला, 1000 टेस्ला या 5 टेस्ला, कुछ भी उसकी वैल्यू हो सकती है। अब हम देखते हैं कि यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
टेस्ला, और 1 टेस्ला किसके इक्वल होता है? 1 न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। ठीक है, 1 टेस्ला जो है वो इसके बराबर होगा। अगर आपको इसकी यूनिट्स याद नहीं रहती तो फिर आप इसको डायरेक्टली इस इक्वेशन से भी याद रख सकते हैं, F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा या साइन अल्फा। अब साइन अल्फा तो इसके तो यूनिट नहीं होते, ठीक है। बाकी आप बी को यहाँ पे लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू आई एल बी आ जाएगा। बी किसके बराबर है? बी इज इक्वल टू एफ, ये आई और एल यहाँ पे नीचे फोर्स के जाके डिवाइड हो जाएंगे। मतलब आपके पास जो सिंपल इक्वेशन बनेगी F इज इक्वल टू आई एल बी। तो बी की वैल्यू आप वहां से फाइंड करें और वैल्यू फाइंड करने के बाद आप यूनिट फाइंड कर लें, तो आपके पास ये यूनिट्स आ जाएंगे 1 न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। The force on the current can conductor can be written directly to the formula। अब हमारे पास जो फोर्स है उसको हम एक प्रॉपर मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, फोर्स इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। इसका ये मतलब है कि जिस तरह हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट हमने फर्स्ट ईयर में डिस्कस किए थे, जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा के। मतलब डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा का फैक्टर आता है और जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसके अंदर साइन थीटा का फैक्टर आता है। अब हमारे पास जो ये फोर्स की फॉर्म बनी है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा आई एल पी। इसके अंदर आप देखिएगा साइन थीटा का फैक्टर भी आ रहा है, आई का फैक्टर भी है, एल भी है और बी भी है। ठीक है, अब ये जो साइन थीटा है या साइन अल्फा है ये क्रॉस प्रोडक्ट के लिए यूज हो जाएगा और बाकी ये फॉर्म हमारे पास एज इट इज आ जाएगी और उसको हम फिर इस तरह एक्सप्रेस करेंगे, F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। अगर इसी फार्मूला को आप दोबारा से एक्सपेंड करें तो आपके पास क्या फॉर्म बनेगी? F इज इक्वल टू आई एल बी साइन अल्फा या साइन थीटा। ठीक है, ये सिर्फ अल्फा और थीटा एक नोटेशन है, तो यहाँ आपकी बुक में अल्फा लिखा हुआ है तो हमने अल्फा लिख लिया, अगर थीटा लिखा होता तो हम थीटा लिख लेते। The magnitude of force is given as cross product of vectors L and B। अब मैग्नीट्यूड जो है फोर्स की वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है? आई पे डिपेंड कर रही है, एल पे डिपेंड कर रही है और बी पे डिपेंड कर रही है। तो अब हम फोर्स को देखते हैं कि फोर्स जो है इसकी जो डायरेक्शन है या जो मैग्नीट्यूड है वो बेसिकली जो मेन पावरफुल जो दो फैक्टर हैं वो कंडक्टर की लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड है। अब अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग है या कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा है तो फोर्स की अमाउंट जो है वो ज़्यादा होगी। अब हम डायरेक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं इस फोर्स की, और डायरेक्शन किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? डायरेक्शन भी हम कंडक्टर की लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड की मदद से कैलकुलेट करेंगे। एल और बी इन दोनों फैक्टर्स की मदद से हम इसकी डायरेक्शन फोर्स की कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप देखिएगा क्रॉस प्रोडक्ट किन किन के दरमियान है? लेंथ के दरमियान और बी के दरमियान, इन दो फैक्टर्स के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट है। अच्छा, अब सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं। अगर क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास लेट सपोज दो वेक्टर्स हैं ए और बी, ठीक है, जो ब्लू कलर में है ये दो वेक्टर्स हैं ए और बी, इनका हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है और जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो भी एक वेक्टर आएगा। उस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? अब इसका आंसर इस तरह से है कि अगर आप वेक्टर ए को वेक्टर बी की डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, ठीक है, वेक्टर ए को वेक्टर बी की डायरेक्शन में इस तरह से रोटेट करते हैं जिस तरह से ये एरो है, तो आप राइट हैंड रूल यूज करेंगे इसके लिए कि विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल rotate vector A in the direction of vector B, then the thumb will indicate the direction of cross product। तो जो थंब होगा वो आपको क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन बताएगा कि उसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी। तो अगर आप राइट हैंड रूल से वेक्टर ए को बी की डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो जो थंब है वो सी की डायरेक्शन में आएगा, मतलब थंब अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा और उस अपवर्ड डायरेक्शन को हमने सी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो इट मीन्स कि ए और बी की जो डायरेक्शन है वो दोनों वेक्टर्स के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो इसी तरह आप बिल्कुल इस तरह जो डायग्राम हैंड की बनी हुई है कि आपने सिर्फ रोटेट करना है वेक्टर्स को, वेक्टर ए को बी की डायरेक्शन में रोटेट करना है विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल। मतलब आप अपने दाएं हाथ को ए से बी की जानब रोटेट करें तो जो अंगूठा होगा, थंब होगा, वो बिल्कुल स्ट्रेट वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा। और उस परपेंडिकुलर वेक्टर को हम, उस परपेंडिकुलर थंब को हमने एक वेक्टर की शेप दे दी। हमने कहा कि ये हम इसको, अब जाहिर बात है मैथमेटिक्स के अंदर हम ये तो नहीं लिखेंगे कि डायरेक्शन अपवर्ड है या डाउनवर्ड है या थंब की डायरेक्शन में है, तो हमने फिर उस डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए एक ब्लैक कलर का ये वेक्टर इंडिकेट कर दिया। तो हम जिसकी मदद से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वेक्टर ए और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो सी वेक्टर की डायरेक्शन में होगा। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, आपको अंदाजा हो जाएगा कि राइट हैंड रूल को हमने किस तरह से इस एग्जांपल के लिए
जो है वो यूज़ करना है। अच्छा, अब यहाँ पर हम एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं। एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि ये आपके पास दो मैग्नेट्स हैं, एक नॉर्थ पोल है और दूसरा साउथ पोल है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ पोल की डायरेक्शन में जा रही होंगी। ये ब्लू कलर में ये मैग्नेटिक फील्ड है और दरम्यान में हमने ब्लैक कलर में एक वायर रखी हुई है जिसमें से करंट फ्लो कर रही है। अब करंट की डायरेक्शन आप देख सकते हैं कि एरो की मदद से क्लियरली दिखाई गई है कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, कि करंट की डायरेक्शन नीचे से ऊपर इस तरह से जा रही है जो ब्लैक कलर के एरोज हैं, और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस हैं वो नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में हैं। अब हमने पढ़ा था कि हम राइट हैंड रूल की मदद से इस कंडक्टर के ऊपर या इस वायर के ऊपर, क्योंकि वायर भी एक कंडक्टर है, इस यहाँ पर वायर कह लें या कंडक्टर कह लें, तो इस वायर के ऊपर या कंडक्टर के ऊपर लगने वाली जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अमाउंट तो हम डेफिनेटली कैलकुलेट कर लेंगे, जो हमने पीछे फार्मूला पढ़ा है इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। डायरेक्शन तो हम अमाउंट मैग्नीट्यूड उसको हम उसकी फाइंड कर लेंगे, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है वो उसकी डायरेक्शन का है। उसकी डायरेक्शन हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो डायरेक्शन उसकी ये दोबारा से हमने पिक्चर यहाँ पे लगाई है राइट हैंड रूल की। हम राइट हैंड रूल की मदद से इसकी जो डायरेक्शन है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप इसको एग्जैक्टली इसी तरह कंसिडर कीजिएगा कि जिस तरह आप अपने लैपटॉप पे या मोबाइल पे ये लेक्चर देख रहे हैं और अपने राइट हैंड रूल को इस तरह स्ट्रेच करके स्क्रीन के ऊपर इस तरह आप रखते हैं, ठीक है, वर्टिकली। तो जिसमें जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को शो कर रहा है, जो अंगूठा है वो करंट की डायरेक्शन में हो, जो फिंगर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, तो जो हथेली जो पाम है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को इंडिकेट करेगी, जो ये इस डायरेक्शन में होगी, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, मतलब अवे फ्रॉम द स्क्रीन। ये जो कंडक्टर है या जो वायर है इस पे जो फोर्स लगेगी वो अवे फ्रॉम द स्क्रीन है, ठीक है। तो ये सिर्फ एग्जांपल को हमने दूसरी एग्जांपल को कंसीडर किया ताकि इस रूल की हमें सही तरह से समझ आ जाए। और इसको फिर से मैं एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ इसी एग्जांपल को कि लेट्स सपोज ये हमारे पास दो मैग्नेट हैं, ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, ये साउथ पोल है, और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन नॉर्थ से साउथ पोल में इस तरह से ट्रेवल कर रही है। दरमियान में हमने एक वायर रखी हुई है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है नीचे से ऊपर की जाना, ठीक है, इस तरह से करंट की डायरेक्शन है, ये जिस डायरेक्शन में एरो है। तो अगर आप राइट हैंड रूल की मदद से इस पे फोर्स कैलकुलेट करना चाहें तो इस फोर्स किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, आप अपने थंब को रखिएगा करंट की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ब्लैक एरोज हैं, अपने हाथ को बिल्कुल जिस तरह ये डायग्राम में स्ट्रेच करके थंब को इस डायरेक्शन में अलाइन कीजिएगा जिस डायरेक्शन में करंट है। अब अपनी फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करें, तो जो हथेली होगी, जो पाम होगी, वो आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स इंडिकेट करेगी कि फोर्स की जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में है, या जो हथेली की डायरेक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में है, तो जिस डायरेक्शन में आपकी पाम होगी वो फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में है, अवे फ्रॉम द स्क्रीन। तो ये आज के आपके दो टॉपिक्स थे जो हमने स्टडी करने थे। सो थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।